हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज की इस वीडियो में हम इंडियन जुडिशरी के विषय में जानेंगे। भारतीय न्यायपालिका क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं और क्या व्यवस्था है भारत में न्यायपालिका की। इंडियन जुडिशरी भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी। अधीनस्थ स्तर से उच्चतम स्तर तक न्यायालय एक दूसरे से संबंधित और श्रृंखलाबद्ध है। अब स्तर 3 है। केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। इससे संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद भाग 5 में लिखित हैं, एक आर्टिकल 124 से 147 तक। फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट्स हैं। संवैधानिक अनुच्छेद जो इससे संबंधित है 214 से 231 तक भाग 6 में। फिर आता है आपका जिला स्तर, अधीनस्थ न्यायालय। इससे संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं आपके 233 से 237। तो केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट जिसके डिसीजंस फाइनल होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय है इंडिया का। फिर राज्य स्तर पर हाई कोर्ट्स हैं और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। ये एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। ये न्यायालय आपस में संबंधित हैं। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन है, जो वैसे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन नियंत्रण किसका है? उच्च न्यायालय का, यानी हाई कोर्ट का। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। तो हम बात करेंगे अब कि इंडिया में जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। इसके लिए इंडिया में कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई है। संविधान में ये बात लिखित है कि राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, उनके ट्रांसफ़र, उनकी प्रमोशन से संबंधित निर्णयों के लिए कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई है। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? कॉलेजियम समूह है 5 लोगों का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जो रिकमेंडेशन भेजते हैं जजेस के नामों की राष्ट्रपति के पास, ताकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से, उनकी सलाह से उस पर स्वीकृति दे सकें। कॉलेजियम प्रणाली के विषय में एक बात जानने योग्य है कि इसका मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इस तरह का कोई आर्टिकल संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि कॉलेजियम प्रणाली के थ्रू ये अपॉइंटमेंट किए जाएं। ना ही किसी संशोधित प्रावधान में इसका वर्णन मिलता है, बल्कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के बाद इस प्रणाली का जन्म हुआ। 1982 में फर्स्ट जजेस केस इस नाम से एक फैसला आया, जिसमें जब राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस का, तो वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है वो ली जाती है। लेकिन ये सलाह या राय सिर्फ विचारों का एक आदान प्रदान मात्र माना गया। कब? 1982 के फर्स्ट जजेस केस में। सेकंड जजेस केस आया 1993 में। ये तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि जो मुख्य न्यायाधीश की से परामर्श करते हैं राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट के संदर्भ में जजेस के, तो इसको एक बाध्यकारी रूप में लिया जाए। यानी जो वो लिस्ट भेजी जाए, जो परामर्श दिया, तो वो परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा माना जाना चाहिए। जो मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश उस समय इस चीज़ को रिकमेंड करते थे, उस लिस्ट को। उसके बाद 1998 में फिर इस चीज़ को देखा गया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 न्यायाधीश ही नहीं, बल्कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हों कॉलेजियम प्रणाली में, ताकि ये निर्णय मुख्य न्यायाधीश का ही ना हो करके एक सहमति से लिया हुआ निर्णय बन सके। वो जो लिस्ट तैयार होती है जिसके द्वारा जजों की नियुक्ति, उनके तबादले या प्रमोशंस किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामलों में, तो वो लिस्ट रिकमेंडेशन जो है वो कॉलेजियम की सहमति से राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाती है। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से उनकी सलाह पर कार्य करते हैं और उसको अनुमोदित करते हैं, स्वीकृत करते हैं। यानी फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल अपॉइंटमेंट है, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण संबंधी सूची राष्ट्रपति को प्रेषित की जाती है और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के विषय में संविधान में क्या लिखा है। पहला अनुच्छेद है 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। इस अनुच्छेद में ये मेंशन है कि देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑल्सो। उस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि 7 जजेस हों मुख्य न्यायाधीश के अलावा, लेकिन फिर ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ये जो नंबर है जजेस का ये इंक्रीज होता गया। तो 124 जो आर्टिकल है उसी में ही उसका जो सब क्लॉज है 4, जो महत्वपूर्ण क्लॉज है 124 का 4, उसमें इनके रिमूवल का भी प्रोसेस दिया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका रिमूवल कैसे किया जाए, उनको हटाया कैसे जाता है अगर वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव होती है उनकी कार्य करने में। सिर्फ यही 2 ग्राउंड है जिस पर रिमूवल प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल ड्यूरेशन क्या है, 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। फिर इससे आगे आता है अनुच्छेद 129, आर्टिकल 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। यानी इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं वो इन फ्यूचर अन्य जो केसेस हैं उसमें हेल्प करते हैं, उनको रेफ़र किया जा सकता है। और एक चीज़ इसके साथ ये भी जुड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई कंटेम्प्ट करता है कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना की जाती है, तो उसे पनिश करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो इसमें मेंशन है 131, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें वो केसेस आते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या अधिक स्टेट्स इन्वॉल्व हो, उनका कोई डिस्प्यूट हो किसी तरीके का, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक स्टेट एक तरफ हैं और अन्य स्टेट दूसरी तरफ हैं, उस तरह के केसेस, या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट्स, इस तरह के डिस्प्यूट्स जो हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं, उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 132, उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकार, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिविल मैटर्स में भी और क्रिमिनल मैटर्स में भी उसके पास है। आर्टिकल 132 में सर्टेन केसेस में दिया हुआ है, आर्टिकल 133 में सिविल मैटर्स में और आर्टिकल 134 में क्रिमिनल मैटर्स में ये अधिकार उन्हें दिया गया है। यानी अगर हाई कोर्ट में कोई केस है और वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई की जा सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में अगर नहीं बात बनी तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस सुना जाएगा, तो ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अनुच्छेद 143, 143, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सके अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा समझते हैं, यानी इफ एनी टाइम इट अपीयर्स टू प्रेसिडेंट दैट ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज़ अराइजन, यानी लॉ का कोई क्वेश्चन या कोई तथ्य ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श लेने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस विषय में सलाह ले सकें। आर्टिकल 32, फंडामेंटल राइट्स में आप ये आर्टिकल देखते हैं 32, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के मामले में सीधी सुनवाई होती है, यानी उच्चतम न्यायालय रिट इशू कर सकता है अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ये मुख्य अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं उच्चतम न्यायालय के संबंध में जिन्हें जानना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय संबंधी संवैधानिक प्रावधानों की। सबसे पहले बात करते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स जो हैं इंडिया में। एट प्रेजेंट कितनी हाई कोर्ट्स हैं?
25 हाई कोर्ट्स हैं। तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी अनुच्छेद 214 में ये वर्णित है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो। अभी आगे आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं कि दो या दो से अधिक राज्य एक ही उच्च न्यायालय वाले होते हैं। अब आप देखेंगे आगे इसमें अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। इसमें ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। यानी कि अगर प्रेसिडेंट वर्कलोड के हिसाब से देखें कि नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना है तो वो कर सकते हैं। यानी हाई कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस और अन्य जो जजेस हैं उनसे मिलकर के बना है। अनुच्छेद 226 जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के हनन में, इसी प्रकार हाई कोर्ट भी 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 228 अपीलीय अधिकार है। अनुच्छेद 228 यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मामला चलता है, वहाँ कोई सुनवाई में कुछ कमी रह जाती है, तो इस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, ये वो है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। अनुच्छेद 231 में ये मेंशन्ड है कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग अगर नहीं पॉसिबल है तो दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब दो राज्य हैं जिनमें एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, यानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। इसी तरह आप ये देखें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल ले केरला हाई कोर्ट है, तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका भी केरला हाई कोर्ट ही लगता है। तो ये कुछ एक अनुच्छेद थे जो हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। अब हम अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी 233 में ये वर्णित है जो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या प्रमोशंस होते हैं इनमें, तो वो गवर्नर ऑफ द स्टेट की द्वारा किए जाते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं हाई कोर्ट से परामर्श करते हुए। यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में हाई कोर्ट से परामर्श करते हुए जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो गवर्नर द्वारा किए जाएंगे। फिर आता है अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अगर कुछ ऐसे पर्सन की अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू बी अपॉइंटेड, तो गवर्नर इसमें डिसीजन ले सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन के बाद। फिर आता है अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, वो किसके निहित रहते हैं अधिकार, सब नियंत्रण के हाई कोर्ट के। यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका कंट्रोल हाई कोर्ट के पास होता है। हालांकि ये स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय देते हैं, जजमेंट्स आते हैं और फैसले आते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में जो कंट्रोल है वो हाई कोर्ट के पास होता है। तो ये आपने कुछ एक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो जाने आपने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और अधीनस्थ न्यायालयों के। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।